सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। कोविड 19 के लॉकडाउन का 54वां दिन है और आज तारीख है 18 मई 2020। समय होना चाहता है 11:40 और हम लोग IAPT की ओर से जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका आज ये 13वां लेक्चर है और इस 13वें लेक्चर में हम लोग जो है वो सॉरी 14th लेक्चर है और इस 14th लेक्चर को आज देने वाले हैं श्री प्रदीप बैरागी जी। कल इन्होंने आप लोगों को प्लाज्मा के बेसिक्स बताए थे, आज ही उसी को ये कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी लोगों को अपने चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम और अपनी जो एफिलिएशन है वो आप लिख दें, कि अपनी क्लास लिख दें और सारे लोग अपने माइक जो है वो ऑफ कर लें। तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस जो आता है उसके कारण आपको भी असुविधा होती है और यहाँ स्पीकर को भी जो है बोलने में असुविधा होती है। तो आई रिक्वेस्ट श्री प्रदीप बैरागी टू कंटिन्यू हिज लेक्चर। थैंक यू सर। मैं सर प्रदीप बैरागी और जो कल का लेक्चर है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कल हमने बात की थी कि व्हाट इज प्लाज्मा, हमने समझ लिया था कंप्लीटली कि हम किस आयनाइज्ड केस को किस कंडीशन में प्लाज्मा कह सकते हैं। हमने प्लाज्मा की एक ब्रीफ डेफिनेशन प्रिपेयर की थी। हमने कहा था कि अ क्वासी न्यूट्रल कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब इसमें चार्ज पार्टिकल्स कौन से? तो डेट में बी पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स एंड समटाइम्स इट मे बी नेगेटिव आयन which exhibit collective behavior called plasma। यहाँ पे हमने वर्ड जो था क्वासी न्यूट्रल उसको अच्छे से समझने की कोशिश की थी, उसे समझा था और उसका कलेक्टिव बिहेवियर भी हमने समझने की कोशिश की थी, जो हम समझ चुके हैं। और इसके बाद हमने जो ये क्राइटेरिया जो था कि कोई आयनाइज्ड केस है उसे कब प्लाज्मा कहें, तो कुछ मैथमेटिक्स डिराइव करके हमने 3 क्राइटेरिया अचीव किए थे। तो पहला ये था कि हमारा जो डिवाइस लेंथ होना चाहिए वो शुड बी वेरी सॉरी ये मैंने सिंबल गलत लगाया। डिवाइस लेंथ शुड बी वेरी लेस देन सिस्टम लेंथ। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम लेंथ से अगर डिवाइस लेंथ अगर बड़ा हो गया तो हम प्लाज्मा को क्वासी न्यूट्रल नहीं कहेंगे। हमने एक ह्यूरिस्टिक डेरिवेशन भी किया था जिसमें हमने बताया था कि अगर हम उस सिस्टम लेंथ पे काम करें जो डिवाइस लेंथ से छोटा हो तो हम प्लाज्मा को क्वासी न्यूट्रल नहीं कह पाएंगे। अच्छा, क्वासी न्यूट्रल का मीनिंग यहाँ से भी निकल के आता है कि हम प्लाज्मा को एज ए न्यूट्रल कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ आयंस है, दे आर नियरली इक्वल, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड प्लाज्मा डेंसिटी आर नियरली इक्वल if our length scale is greater than lambda d। अभी अगर हम lambda d से छोटी बात करेंगे तो यहाँ इस लेंथ स्केल पे हमारी क्वासी न्यूट्रल वैलिड नहीं करती है। यहाँ पे हमारा जो प्लाज्मा है वो नॉन न्यूट्रल हो जाएगा, बट एज ए होल दैट इज अ न्यूट्रल। तो इट मीन्स कि ये मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल है बट माइक्रोस्कोपिकली नॉन न्यूट्रल है। तो इसी तरह हम इसीलिए हमने वर्ड न्यूट्रल की बजाय क्वासी न्यूट्रल यूज किया। इसी तरह हमने कलेक्टिव बिहेवियर हमने पता कर लिया था। फिर हमने बात की कंडीशन की थी कि एनडी दैट इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल या नंबर ऑफ प्लाज्मा डेंसिटी इन प्लाज्मा पार्टिकल्स इन अ डिवाइस स्फीयर और दैट शुड बी वेरी ग्रेटर देन। अगर ये 1 या 2 पार्टिकल हमारे डिवाइस स्फीयर में होंगे तो हम प्रॉपरली किसी भी पोटेंशियल को शील्ड आउट कर नहीं पाएंगे, तो इस तरह से हमारे क्वासी न्यूट्रल फिर वैलिड नहीं हो पाएगी। इसलिए हम प्लाज्मा तभी कह पाएंगे कि तब हमारे एनडी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिवाइस स्फीयर 1 से काफी ज्यादा हो। देन थर्ड कंडीशन जो थी इसको मैं अच्छे से बता नहीं पाया था क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा था। दैट इज ओमेगा टाउ शुड बी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो ओमेगा है वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी थी और जो टाउ है दैट इज द मीन टाइम फॉर कोलिजन। ये कोलिजन किसी भी टाइप के कोलिजन हो सकते हैं। यहाँ पे हम वो कोलिजन लेंगे जो मोस्ट डोमिनेंट कोलिजन हैं और इन केस ऑफ लेब प्लाज्मा जो मोस्ट डोमिनेंट कोलिजन होंगे, ये म्यूट कर दीजिए आप आवाज। जो मोस्ट डोमिनेंट कोलिजन हो जाएंगे वो हो जाएंगे आयन न्यूट्रल कोलिजन। तो वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये अलग अलग हमारे प्लाज्मा कंडीशंस में ये डोमिनेंट कोलिजन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है, इस ओमेगा के बारे में हमने ढंग से बात नहीं की थी। ये क्या होता है, इसका क्या फॉर्म है, ये किस पे डिपेंड करती है।
तो इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा ह्यूरिस्टिक डेरिवेशन करूंगा। हालांकि मैं इसको बाद में फर्दर हम फ्लूइड थ्योरी में इसको और अलग से फिर से डिफाइन करेंगे। ह्यूरिस्टिक डेरिवेशन का मीनिंग ये है कि वो मैथमेटिकली एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, बट हम लॉजिकली उसे सही मान सकते हैं। हम उसको लॉजिकली उस वे में जाते हैं और उसको सही मैथमेटिक्स निकाल के सही रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो इसी तरह अब हम बात करें कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। अच्छा, आज का लेक्चर में काफी सारा मैथमेटिक्स है इन्वॉल्व, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं मिनिमम डेरिवेशन करूं और मैक्सिमम उसका फिजिक्स बताने की कोशिश करूं। तो हम इसी तरह के डेरिवेशन करते हैं। जो हम बात करते हैं प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो क्या किया जाए, इसके लिए हम एक शीट मॉडल इसे कहा जाता है, एक अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं हम कि हमारा जितना भी प्लाज्मा है वो एक सरफेस पे शीट है। हेलो, ये जो भी है म्यूट कर दीजिए प्लीज अपने आप को। हेलो कपिल, म्यूट कर दीजिए बाकी सब लोग। हाँ, तो इस तरह से ये पॉजिटिव आयन है। जैसे प्लाज्मा जो है वो डायनेमिक सिचुएशन है, डायनेमिक पूरा फिजिक्स है, प्लाज्मा का डायनेमिक है, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेशन लेके हम उसकी फिजिक्स समझने के लिए उसको एक स्टैटिक मान रहे हैं कि स्टैटिक पोजीशन में कुछ अगर इस तरह की पिक्चर हो, किस तरह से आयन हो और इसी के जस्ट पास में जो है इलेक्ट्रॉन भी बैठे होंगे, तो इस तरह से प्लाज्मा तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर सम हाउ ड्यू टू एनी रीजन यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन आयन की शीट है, उस शीट से इलेक्ट्रॉन को एक डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हो जाए, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। नंबर ऑफ आयन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन वो एक डिस्टेंस से सेपरेटेड हो गए, दैट डिस्टेंस इज x। तो अगर इस तरह से सेपरेट हो जाए तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, दैट इज E। अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें E, तो हम ये बोल रहे हैं नॉर्मली कि ये तो डेंसिटी ही है, लेकिन डेंसिटी एज ए होल वो एक तरफ शिफ्ट हो गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ, हमारे आयन डेंसिटी एक तरफ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है x है, और x काफी छोटा है, ठीक है। हमारे अप्रोक्सीमेशन है कि x काफी छोटा है, तो हम उसको डेंसिटी इनहोमोजेनियस नहीं मानेंगे। तो इस तरह से अगर हम हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें। अच्छा, ये एक तरह से हम देखा जाए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी हमको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड जो डेंसिटी होती है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे सिग्मा क्या है, जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यह सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जो दोनों में इक्वल हो, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्वासी न्यूट्रलिटी अगर प्लाज्मा का मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और आयन की डेंसिटी सेम है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ आयंस दोनों ही शीट में सेम है। तो अगर इस तरह की बात की जाए, तो अब हम सिग्मा की बात की जाए तो हम ये एरिया तो हमें पता है कि हम यहाँ पे वो सिंपली गॉस थ्योरम का ही अप्लाई करके हम ये निकाल रहे हैं कि ये एरिया हमारे पास नोन है, जो एक्स्ट्रा एरिया लेंथ एलिमेंट है वो ये वाला है। तो अगर हम इसमें डेंसिटी में ये वाला लेंथ एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दें, तो इस सरफेस कुछ इस तरह की है, इस तरह की सरफेस पे जो डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी, हम उसको NE लिख सकते हैं, दैट इज द NX लिख सकते हैं, और नंबर डेंसिटी है ये। अभी E में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा दैट इज चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। और सिंपल मैथमेटिक्स जो हमारा न्यूटन्स लॉ है, दैट इज m d2 x अपॉन dt स्क्वायर, दैट इज QE, जो है फोर्स इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, हम इक्विवेलेंट कर रहे हैं, तो दैट इज इधर फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स होगा, दैट इज QE, तो दैट इज E इंटू ENX अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको और अच्छे से लिख दूं, ये m को मैं इधर, m कोफिशिएंट था इधर, m इधर पहुंचा दिया, ठीक है। ये E था, ये E स्क्वायर हो जाएगा, ये n इसके साथ है, ये एक कोफिशिएंट हो गया, ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट n डेंसिटी अगर मान लिया जाए कि फॉर स्पेसिफिक रीजन के लिए डेंसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, तो दैट इज द कांस्टेंट जिसको मैंने नाम दे दिया, दैट इज ओमेगा p स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन है, दैट इज वेरी नॉन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इट मीन्स कि इस तरह का सिचुएशन आती है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन शीट जो थी, हमने यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन एक ये भी लिया है कि जो आयन है वो इमोबाइल है, जो मोबाइल हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्यों? क्योंकि रीजन भाई कि इलेक्ट्रॉन मास और आयन मास में ह्यूज डिफरेंस है। तो आयन इनर्शिया इज वेरी वेरी लार्ज देन इलेक्ट्रॉन इनर्शिया।
तो इसी तरह से हम ये बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन शीट जो है वो ऑसिलेट करेगी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा पी, वेयर ओमेगा पी इज इक्वल टू √/n e² अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। इसी ओमेगा पी को हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह का ये ओमेगा पी, इसी ओमेगा पी के साथ अगर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे, कभी वो रिकम्बाइन नहीं करेंगे, वही तभी वो प्लाज्मा बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे। अगर हमारे पास कोई कोलिजन टर्म्स डोमिनेट कर जाएगी, जो कि जिसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी से अगर ज्यादा हो जाएगी, तो प्लाज्मा इस ओमेगा पी से जो इलेक्ट्रॉन शीट है, इलेक्ट्रॉन्स ओमेगा पी से ऑसिलेट नहीं कर पाएंगे, तो प्लाज्मा बिहेवियर एग्जिबिट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारी जो करंट कंडीशन थी दैट इज ओमेगा टाउ इज ग्रेटर देन 1, वो वहां से आई है। और ये हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट इज द प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी दैट इज n e² अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो ये पे से पता है कि ये e² m और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, हमारे पास जो नॉन कांस्टेंट है वो जो प्रॉब्लम डिपेंडेंट है वो डेंसिटी है। तो इससे हमने एक डायरेक्ट वर्किंग फार्मूला, अच्छा ये जो है ओमेगा पी, ये हमारा रेडियन पर सेकेंड है, क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो हम डायरेक्टली जो प्लाज्मा फिजिसिस्ट हैं वो उनको अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए बहुत से नंबर्स के काम करना पड़ता है। तो इसका एक डायरेक्ट वर्किंग फार्मूला निकालते हैं, जो वर्किंग फार्मूला निकल के आ जाता है, जो सारे कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो एक वर्किंग फार्मूला देखिए, एफ पी इज 9√n। आप लोग ये फार्मूला जरूर याद रखें अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। एग्जाम में भी इस फार्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हर्ट्ज में आएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ऑन माउथ आप ये आपकी प्लाज्मा डेंसिटी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी पता कर ली, प्लाज्मा का सारा क्राइटेरिया पता कर लिया। लेकिन अभी तक अच्छा, कुछ लोगों का डाउट आया था मेरे पास, तो उन्होंने कहा था कि सर हमारी एग्जाम में डिबाइल लेंथ के जो एक्सप्रेशन है उसमें उन्होंने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम पूछी थी कि छोटा बा हेलो हेलो किसी म्यूट म्यूट कीजिए। हाँ, तो उन्होंने पूछा था कि एग्जाम में जो डिबाइल लेंथ का एक्सप्रेशन निकालते थे उसमें वो आयन टेम्परेचर निग्लिजिबल नहीं माना जाता था। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम भी हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आप आयन को भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मान ले, वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएं, E5 इज वेरी वेरी लेस देन KTI, और उससे सेम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें आपका डिबाइल लेंथ का एक्सप्रेशन थोड़ा सा ट्वीट हो जाएगा। उसमें आपका आयन टेम्परेचर का भी कंट्रीब्यूशन आएगा, और वहाँ पे जो टोटल टेम्परेचर आएगा, जो इफेक्टिव टेम्परेचर आएगा, दैट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर आयन टेम्परेचर। अच्छा, इस तरह से कहीं कहीं एक प्रॉब्लम इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि जहां पर हम एक ही स्पीशीज है, जो कि पॉसिबल होती है कि एक ही स्पीशीज जैसे से इलेक्ट्रॉन हैव 2 टेम्परेचर, तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, और 2 टेम्परेचर तो है, साथ ही साथ उनकी डेंसिटी भी डिफरेंट है। तो से N1 डेंसिटी और T1 टेम्परेचर की एक डिस्ट्रीब्यूशन है, N2 डेंसिटी और T2 टेम्परेचर का एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वहां पे हम इफेक्टिव टेम्परेचर के लिए हम डेंसिटी वेटेड हार्मोनिक मीन ले लेते हैं। उसको सिंपली हम ऐसा लिख देते हैं कि जो इफेक्टिव टेम्परेचर हो जाएगा that T effective is equal to N1 T1 plus N2 T2 upon N T1 plus T2. That is total N. Okay, that capital N is total N, that is N1 plus N2. तो इस तरह से एक इस जो इफेक्टिव टेम्परेचर हम निकाल के इस तरह से भी डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्लाज्मा को किसे प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा की क्या डेफिनेशन है, प्लाज्मा होने का क्या क्राइटेरिया है, डिबाइल लेंथ और प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पता कर लिया। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि हम प्लाज्मा फिजिक्स को पढ़ा जाए, क्या एप्लीकेशन है इस प्लाज्मा फिजिक्स के। तो हम इसकी बात करें तो रिसेंटली प्लाज्मा एप्लीकेशन जो है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम उस यूनिवर्स में रहते हैं जिसका 99% ऑफ मैटर इन अ स्टेट ऑफ प्लाज्मा 99% है।
और लेकिन हम अर्थ पे जिस अर्थ पे रह रहे हैं वो यूनिवर्स का वो 1% है जहाँ पे प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हमको पूरे यूनिवर्स को समझना है तो उसके लिए प्लाज्मा का बिहेवियर तो समझना बहुत जरूरी है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि जिसमें हम यूनिवर्स को समझने के लिए हम प्लाज्मा पढ़ते हैं। सेकेंडली हम यहाँ हमारे अर्थ पे प्लाज्मा पढ़ने के लिए बहुत से प्लाज्मा के एप्लीकेशंस भी हैं। रिसेंटली हमें काफी अच्छे एप्लीकेशंस बायोमेडिकल साइंस में मिले हैं, जिसमें प्लाज्मा टॉर्च से हम एक प्लाज्मा जेट होती है वो स्किन के ऊपर रेडिएट करते हैं, तो वो स्किन कैंसर क्योर करने में मदद करता है, फंगल इन्फेक्शन दूर करने में मदद हेल्प कर रहा है, और काफी सारे रिसेंटली उसमें और इनोवेशंस हो रहे हैं। इसी के साथ में बायो एग्रीकल्चर में भी प्लाज्मा का काफी यूज हो रहा है, जिसमें जो हमारे सीड होते हैं उसको प्लाज्मा से एक्टिवेटेड करते हैं, तो उससे जो हमारे क्रॉप की जो है प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई हो जाता है, हमारे बहुत ज्यादा फसल बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। इसी के साथ लोग प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर का यूज कर रहे हैं, उससे भी हमारी फसल जो है वो काफी ज्यादा मतलब पैदावार काफी ज्यादा बढ़ जा रही है, प्रोडक्शन काफी हाई हो रहा है बायोमेडिकल एग्रीकल्चर में। इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका एप्लीकेशन जो है वो पायरोलिसिस है, प्लाज्मा पायरोलिसिस। प्लाज्मा पायरोलिसिस एक टेक्निक है जिससे हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो जिससे जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बायोमेडिकल वेस्ट है, तो उस वेस्ट से हम निपटने के लिए जो प्लाज्मा पायरोलिसिस की टेक्निक बहुत इफेक्टिव है, तो एक ये टेक्निक भी काफी यूज में आ रही है। उसके अलावा जो हमारे स्पेसक्राफ्ट और इस टाइप की जो चीज है उसमें हमारे जो मार्स मिशन और जो भी आप समझ रहे हैं पढ़ते रहते हैं सुनते रहते हैं, तो उसमें हम जो इंटरस्टेलर डिस्टेंस जो होती है, जो प्लेनेटरी जो डिस्टेंस है, जो हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आने के बाद फिर जो प्रोपोगेशन करवाते हैं रेफर्ट का, तो उसके लिए हम प्लाज्मा प्रोपोगेशन का यूज करते हैं, जिसमें हम थ्रस्टर्स वगैरह का यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी पूरा प्लाज्मा यूज होता है। और इन सब के अलावा ये सब सारी एप्लीकेशन एक तरफ, और एक तरफ आती है एप्लीकेशन दैट इज द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। आप कुछ लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, ये पता भी होगा, फ्यूजन मींस दो लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक हेवी न्यूक्लियाई बनाए, स्लाइटली हेवी न्यूक्लियाई बनाए, और उसके कारण बहुत सारी एनर्जी निकल के आएगी। उस एनर्जी का हम अगर यूज करें, तो हम अगर उसको डे टू डे लाइफ में यूज कर लें, तो हमें एक फ्री एनर्जी सोर्स मिल जाएगा। और इसी तरह की एनर्जी का यूज सन करते हैं, सन में इसी तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप सभी जानते ही होंगे, इतना न्यूक्लियर फिजिक्स आपने शायद मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा। तो इस तरह जो सन है, तो सिंपली कहा जाए तो हम अगर अर्थ पे एक छोटा सन बनाने की कोशिश किए, तो वहां प्लाज्मा यूज होगा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम एक सन को क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे प्लाज्मा फिजिक्स की स्टडी क्यों? तो उसका रीजन ये है कि हमें अगर कोई दो न्यूक्लियर को फ्यूज करवाना है, तो उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए दो रीजन है, या तो हम इनिशियली उनको इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो उसको ओवरकम करके फ्यूज हो जाए, लेकिन वो पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन होगा, और उससे हम उतनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जितनी हम उसमें एनर्जी को उसको क्रिएट करने में हम लगा रहे हैं, तो हमारा गेन यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम क्या करें, कुछ लिखा रहे, तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि हम वहां पर टेम्परेचर इतना हाई कर दें कि हमारे पार्टिकल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के थ्रू जो आए, जो टेम्परेचर की थर्मल एनर्जी हो इतनी हाई हो कि दे कैन फ्यूज। तो यहाँ पर अगर इतना हाई टेम्परेचर होगा, तो दैट इज सिंपली कि उस हाई टेम्परेचर वो जो है वो हंड्रेड्स ऑफ केईवी के फॉर्म में होगा, और इतनी एनर्जी जो है इतने टेम्परेचर पे जितना भी कोई भी नॉन मटेरियल है वो इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। तो यहाँ पर अगर हमको थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन अगर अचीव करना है, तो हमें प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ना ही होगा। तो प्लाज्मा फिजिक्स का सबसे मेन एप्लीकेशन है दैट इज द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, तो इसलिए हम प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने ये पढ़ लिया कि अभी आपको समझ में आ गया कि प्लाज्मा फिजिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि हम अर्थ पे प्लाज्मा कैसे बना सकते हैं और कहाँ बन सकता है, किस टाइप से बन सकता है। तो हम इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ें। तो सबसे पहले 1929 में टोंक एंड लैंगमर ने प्लाज्मा को प्रोड्यूस किया था। आप देख सकते हैं कि 1929 में फर्स्ट प्लाज्मा पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। इट मीन्स प्लाज्मा फिजिक्स बहुत न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ये नियरली 100 ईयर्स भी नहीं हो पाए हैं अभी।
और काफी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। तो उन्होंने सबसे पहले प्लाज्मा वर्ड यूज भी उन्होंने किया था। उन्होंने क्या किया कि जैसे आपने शायद ग्रेजुएशन बीएससी में जो डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ी थी, दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, वो डिस्चार्ज ट्यूब ही है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सिंपली एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, इसको पंप के थ्रू उसका प्रेशर में मेंटेन किया है, और दो, अगर एक सिंपल, ये सबसे सिंपल फॉर्म बता रहा हूं मैं प्लाज्मा प्रोडक्शन का। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, दो इलेक्ट्रोड को किसी बैटरी से ऐड कर दिया है। तो इस तरह से अगर दो बैटरी को ऐड किया जाए तो यहाँ पे इनके बीच में एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद में जो एयर है, ये एयर आयनाइज हो जाएगी, और आयनाइज होते ही ये प्लाज्मा फॉर्म बनाएगी, और ये यहाँ पे कंडक्टिंग हो जाएगी, और यहाँ पे करंट फॉर्म होगा। और इस तरह का एक रीजन जो आएगा, ये रीजन जो होगा एक पिंकिश ग्लो प्रोड्यूस करेगा। ये पिंकिश ग्लो को उन्होंने प्लाज्मा कहा है। बेसिकली जो प्लाज्मा वर्ड है वो ग्रीक से है, और इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में दैट इज समथिंग मोल्डेड और फैब्रिकेटेड। मीन्स कि कुछ चीज हमने बनाई हुई है, किसी फॉर्म में हमने इसको ढाली है। तो इसी तरह से प्लाज्मा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमने प्लाज्मा को इस फॉर्म में फैब्रिकेट किया है, यहाँ प्लाज्मा को क्रिएट किया है। तो इसी तरह से फर्दर उनके नाम पे हमने ये प्लाज्मा को पूरा कंसिडर किया है कि हम प्लाज्मा फिजिक्स चल रहे हैं। अच्छा, अभी पॉइंट फिजिक्स वाइज अगर देखा जाए तो ये किस तरह से डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि हमने तो दो प्लेट लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो कैसा एनर्जी हो गया, कैसा एनर्जी। तो फर्स्ट डे मैंने बताया था सात इक्वेशन के थ्रू कि अगर कोई भी गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो उस थर्मल इक्विलिब्रियम में देयर शुड बी सम इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट, और वी कैन से कि जो गैस का कुछ परसेंटेज ऑलवेज आयनाइज रहेगा। इसके अलावा हमारी कॉस्मिक रे के कारण भी जो है काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी गैस में ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम स्ट्रे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर पोटेंशियल अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेंगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दे विल बी एक्सीलरेट, और जैसे जैसे एक्सीलरेट करेंगे आफ्टर सर्टेन ट्रेवलिंग आफ्टर सर्टेन पाथ दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, दे विल कोलाइड विद न्यूट्रल अनदर न्यूट्रल एटम। और अगर उस पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर ले कि दे कैन आयनाइज द न्यूट्रल एटम, तो इस तरह से ये फर्दर प्रोसेस बढ़े, तो इस तरह से हम आयनाइजेशन बढ़ाते जाएं और प्लाज्मा को फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्लाज्मा प्रोडक्शन का फॉर्म है। इस टाइप का प्लाज्मा गैसियस प्लाज्मा कहलाएगा। अच्छा, आपको जानकर एक और हैरानी होगी कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए सॉलिड स्टेट में सिंपली एक सबस्ट्रेट लिया जाता है दैट इज मेड ऑफ से कॉपर और समथिंग कंडक्टिंग मीडियम सबस्ट्रेट लिया जाएगा कंडक्टर का, और उस पर वेरी हाई इंटेंस लेजर को शाइन किया जाता है। तो यहाँ पर एक लोकलाइज्ड जगह पे वेरी हाई इंटेंस लेजर के इफेक्ट में जो उसकी लेजर की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये लोकलाइज्ड पोजीशन पे ये सबस्ट्रेट के एटम्स आयनाइज्ड हो जाएंगे, और इस तरह यहाँ पर एक लोकलाइज्ड प्लाज्मा क्रिएट हो जाएगी जिसकी डेंसिटी वेरी हाई है, दैट इज रेंज ऑफ 10⁻24 पर मीटर क्यूब। इतनी रेंज की हमारे पास डेंसिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से एक सॉलिड स्टेट प्लाज्मा भी प्रोडक्शन करते हैं। इसका भी काफी सारा यूज है, मटेरियल साइंस में इसका हम काफी यूज करते हैं इस टेक्निक का। इस तरह से एक बुक है बिटनकोर्ट, उसमें एक बहुत अच्छा इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है जिसमें उन्होंने वाइड वेराइटी ऑफ प्लाज्मा दिखाया है कि जो प्लाज्मा का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि अभी तक के नॉन के अकॉर्डिंगली जो हमारा प्लाज्मा का टेम्परेचर है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सम हंड्रेड्स ऑफ केवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इतनी टेम्परेचर रेंज है। साथ साथ डेंसिटी 10⁻4 से 10⁻24 पर मीटर क्यूब इतनी डेंसिटी की रेंज है। तो यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर और इतनी वाइड डेंसिटी है, तो इसको प्लाज्मा फिजिक्स को समझने में हमें अलग अलग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली अलग अलग अप्रोक्सीमेशन लेने होंगे, और अलग अलग तरह से प्लाज्मा फिजिक्स को समझने की कोशिश करना होगी। मैं उसको आपको दिखाता हूँ फिगर जिसमें आपको,
तो आप ये देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ पर, तो यहाँ पे ये फिगर बहुत अच्छे से दिखा रखा है, जिसमें उन्होंने टेम्परेचर और डेंसिटी का एक ग्राफ बताया है कि इतनी वेराइटी ऑफ प्लाज्मा है। जैसे कि हमारा इंटरस्टेलर है, जो दो गैलेक्सी के बीच की जो डिस्टेंस है, उसके बीच का जो मीडियम है, उस वहाँ पर जो प्लाज्मा होगी उसकी रेंज, जो टेम्परेचर है 10⁻² से 10⁻⁴ केल्विन के बीच में, डेंसिटी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ टू 10⁻⁸। ऐसे इंटरपेनली में थोड़ी सी हाई डेंस हो जाएगा। आइनोस्फीयर में जो है वो डेंसिटी कुछ यहाँ आएगी। सोलर कोरोना, फ्लेम, उसके बाद में अल्कली मेटल प्लाज्मा दैट इज सॉलिड स्टेट प्लाज्मा है, एंड एमएसजी जनरेशन। फिर सोलर एटमॉस्फेयर है जो हाईली डेंस एंड हाईली एनर्जेटिक है, जहाँ की टेम्परेचर काफी हाई है और डेंसिटी भी काफी हाई है। थर्मोन्यूक्लियर प्लाज्मा दैट इज हियर, जिसको अचीव करने के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। ये स्टार्स वगैरह में जो है, जो काफी हाई डेंस भी है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इसका टेम्परेचर भी है। इसी तरह जो है ग्लो डिस्चार्ज है, ग्लो डिस्चार्ज इज लैब प्लाज्मा। जनरली हम जितना भी फिजिक्स कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो यहीं से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम प्यूपिल जो है वो काफी डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज करते हैं प्लाज्मा प्रोडक्शन की, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आउट ऑफ सिलेबस वाली टॉपिक हो जाएगा, तो हम सीधा स्विच करते हैं कि अभी हम ये समझने की कोशिश करें कि प्लाज्मा को अंडरस्टैंड कैसे किया जाए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि प्लाज्मा इज मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल, और वी नो दैट कि जो चार्ज पार्टिकल हैं दे विल एक्सपीरियंस द कूलम्बिक फोर्स। तो उनके पास इंटरेक्शन के कारण, वो एक दूसरे चार्ज पार्टिकल है, उनसे फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स, जिसके कारण वो अपना डायनामिक्स चेंज होगा। एंड आल्सो इफ चार्ज पार्टिकल हैव सम मोशन, तो मोशन, if charge particle in a motion, they will create a magnetic field as well, and that magnetic field also perturb the dynamics of the charge particle. So it means ये कहानी पूरी गोल है कि चार्ज पार्टिकल है, उनकी ट्रेजेक्ट्री फोर्स क्रिएट कर रही है, और वही फोर्स उनका ट्रेजेक्ट्री को क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से इसको समझने के लिए हमें ऑलवेज कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाने होंगे और उसको समझने की कोशिश करना होगी। तो प्लाज्मा का बिहेवियर समझने के लिए बेसिकली हम 3 तरह की टेक्निक यूज होती है। सबसे पहले तो हम सिंगल पार्टिकल पिक्चर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि प्लाज्मा एक सिंगल पार्टिकल है, और वो जब सिंगल पार्टिकल, ये सबसे बेसिक समझने के लिए है कि एक सिंगल पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर है, तो किस तरह से बिहेव करेगा, उस पर क्या फोर्स लगेंगे, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। हम ये जब इनिशियल लेवल की स्टडी है, इससे हम पूरा प्लाज्मा फिजिक्स समझ नहीं पाएंगे, हम प्लाज्मा का फिनोमिना रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सिंगल पार्टिकल का बिहेवियर तो देख पाएंगे कि इस तरह से एक सिंगल पार्टिकल बिहेव करता है। सेकेंडली, जो रियल पिक्चर होगी उसमें हम इसी तरह से सिंगल पार्टिकल का बिहेव करेंगे, सबकी ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे, उस ट्रेजेक्ट्री को इंटरेक्शन फिल करवाएंगे। तो इस तरह से पूरी प्लाज्मा की एज ए बल्क जो डेंसिटी दैट इज 10⁻14 टू 18 टू 24, इतनी ह्यूज डेंसिटी है जो डिफरेंट प्रॉब्लम में अकॉर्डिंगली आती है। तो इतनी ह्यूज डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतनी ज्यादा हो, तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम किसी कंप्यूटर या से सिमुलेट करना तो पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन के लिए तो इम्पॉसिबल ही है। तो इस तरह से हमें जो है प्लाज्मा को सॉल्व करना तो होपलेस काइंड ऑफ थिंग दिख रही है। लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेशन के साथ में एक काइनेटिक पिक्चर हम यूज करते हैं। उस काइनेटिक पिक्चर में हम बोल्ट्जमैन इक्वेशन को सॉल्व करके प्लाज्मा का डायनामिक्स निकालते हैं। लेकिन बोल्ट्जमैन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी बहुत ह्यूज कंप्यूटेशन की जरूरत होती है, जो कि सुपर कंप्यूटर काइंड ऑफ थिंग की जरूरत होगी। और अभी आप फिलहाल के लिए काइनेटिक थ्योरी आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस वाली काइंड है। और इसी के साथ में कुछ अप्रोक्सीमेशन हम लेते हैं, उसमें हम एक फ्लूइड पिक्चर का यूज करते हैं। फ्लूइड मीन्स काइंड ऑफ हम प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन और आयन को एज ए इंडिविजुअल बिहेवियर की बजाय हम उसे ये मानते हैं कि वो एक फ्लूइड है, कंटिन्यूस है, उसका फ्लो कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट पार्टिकल नहीं है। उसमें हम अगर हम कंटिन्यूस पार्टिकल है तो मतलब हम हमेशा वो स्टडी करेंगे जहाँ पे हमारा लेंथ स्केल लैम्डा डी से काफी ज्यादा होगा और टाइम स्केल ओमेगा जो ओमेगा पी है उससे काफी छोटा होगा। सॉरी, दैट इज एन फ्रीक्वेंसी रेंज, तो इनवर्स रिलेशन होगा। तो ओमेगा पी से जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम ही हो, ऑलवेज कम हो। तो इसी कारण हम
वहाँ पे हम फ्लूइड पिक्चर लगा सकते हैं। फ्लूइड पिक्चर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहाँ पे सफिशिएंट कोलिजन्स हो जो उसको थर्मलाइज कर पाए एक सिंगल स्पीसीज को। लेकिन फिर भी हम प्लाज्मा को कोलिजन लेस प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि हम वो सिस्टम लेंथ लेते हैं जिसमें कोलिजनल वेव पाथ इज वेरी वेरी लेस देन द सिस्टम लेंथ। तो उस कंडीशन में हम प्लाज्मा को कोलिजन लेस ट्रीट कर सकते हैं, और बट हम उसके फ्लूइड थ्योरी लगा सकते हैं। हम फ्लूइड थ्योरी कोलिजन के कारण फ्लूइड थ्योरी एप्लीकेबल है, लेकिन हम कोलिजन को निगलेक्ट करके हम उसको कोलिजन लेस प्लाज्मा मान रहे हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट फॉर्चुनेटली प्लाज्मा के मोस्ट ऑफ द फिनोमिना कैन बी डिस्क्राइब बाय द फ्लूइड थ्योरीज। तो हम फ्लूइड थ्योरीज को आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम एम्फसाइज करेंगे सिंगल पार्टिकल पिक्चर में। हम पहले ये देखने की कोशिश करें कि अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में कोई सिंगल चार्ज पार्टिकल है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो सबसे पहला केस हम ले लेते हैं कि एक होमोजीनियस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल है तो कैसे मोशन करेगा। यहाँ पे मैं मिनिमम मैथमेटिक्स करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मैथमेटिक्स अच्छे से समझ पाएंगे। मिनिमम मैथमेटिक्स, लेकिन फिजिक्स इंटरप्रिटेशन मैक्सिमम होगा। तो अगर सबसे पहले केस है जहाँ पे ई होमोजीनियस ई फील्ड, ठीक है। होमोजेनियस ई है मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है ई, तो सिंपली इस पे फोर्स लगेगा, दैट इज क्यू ई। और क्यू ई है मींस एक कांस्टेंट, अगर क्यू ई फोर्स लग रहा है इट मींस इट्स ऑलवेज फील अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑलवेज एक्सेलरेट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज एक्सेलरेट हो जाएगा। अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि बाय मैजिक हम ये बात है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनफाइनाइटली वेरी लॉन्ग। तो फिर कोई क्वेश्चन ये कर सकता है सम इंटेलिजेंट माइंड के नाम कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और कोई वहाँ पे दूसरा पार्टिकल नहीं है जिससे वो कोलाइड करके अपनी एनर्जी लॉस कर पाए, तो क्या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो सकती है? तो द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर अगर जिससे वेलोसिटी ज्यादा हाई होगी तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म का फॉलो करेगा और वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होने लगेगी, और वो स्पीड ऑफ लाइट से कम ही ऑलवेज रहेगी, क्योंकि उसका मास इंक्रीज होने लगेगा, रिलेटिविस्टिक मास यहाँ पे पिक्चर में आने लगेगा। इसी के साथ अब नेक्स्ट हम अगर बात करें कि अगर हमारे पास होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड हो, सिंपली हम अगर इसकी बी की बात करें, होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसके अंदर अगर चार्ज पार्टिकल है तो किस तरह से बिहेव करे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक ह्यूरिस्टिक मैथमेटिक्स हम कर लेते हैं। तो सिंपली इस पे फोर्स जो होगा डेट इज क्यू वी क्रॉस बी। तो हम अगर न्यूटन इक्वेशन लिखे एम डी टू वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। बी इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अभी मैंने यहाँ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आयन कुछ बात नहीं की है, उस पर क्यू चार्ज दे दिया है। सिंपली हम इस पर एक जनरलाइज फॉर्म लेकर चल रहे हैं, तो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इस तरह का अगर मोशन होगा, तो अगर सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं इसको मान लूँ कि बी जो है वो जेड डायरेक्शन में है, या मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा वो चूज करूँ जिसमें बी की डायरेक्शन वो जेड हो, तो इस तरह से सिंपल सा एक डेरिवेशन करके हम इसको जनरलाइज फॉर्म में फिर जनरलाइज फॉर्म उसका देखें, वहां से जनरलाइज फॉर्म निकालेंगे। तो इस तरह से अगर ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो अगर ये सिंपली हमारा बी जेड डायरेक्शन में है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एम, अच्छा वी है तो ये वी डॉट मतलब वी डी वी अपॉन डी एक्स। वी एक्स के लिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा दैट इज क्यू बी वी वाई एंड एम वी वाई डॉट दैट इज क्यू बी वी एक्स। ओके, इस तरह का हमारा एक फॉर्म आएगा। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कपल कर दें, डबल डेरिवेटिव करेंगे और उसमें उसकी वैल्यू रखें, तो हमारे पास इसको अगेन डिफरेंशिएट किया है, इसको भी अगेन डिफरेंशिएट किया है, तो डेट इज द एम डी बी एक्स डबल डॉट एंड क्यू बी दैट इज द कांस्टेंट एंड बी एक्स वी वाई डॉट, एंड सिंपली ऐसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो हमारा वी एक्स डबल डॉट इज डिपेंड ऑन वी वाई डॉट, और वी वाई डॉट की वैल्यू यहाँ से हम फिर से पुट करें तो हमें इक्वेशन जो है कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगी, दैट इज वी वाई
डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस QB बाई M स्क्वायर Vy, so Vy, and simply for Vx double dot is equal to minus QB by M whole square into Vx। और ये हमें यहाँ से देखकर हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो इस तरह से हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज पार्टिकल है उसकी ट्रेजेक्टरी होगी वो सर्कुलर होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा। और विथ अ फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा c इज इक्वल टू QB बाय M। ओके, यहाँ पे ट्रेजेक्टरी चार्ज डिपेंडेंट होगी, तो इसलिए हम ऑलवेज इसको बाय कन्वेंशन इसको मॉड लगा लेते हैं कि चार्ज इज Q। तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव ले लेंगे और उसकी ट्रेजेक्टरी है उसको हम वहाँ पे साइन का यूज वहाँ कर लेंगे कि डेट विल बी अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें ये पता चल गया कि अगर होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो डेट विल एग्जिबिट इन अ सर्कुलर मोशन, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो चार्ज पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, अगर ये उस केस में होगा जब इसके पास अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर उस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड उसको बी पैरेलल बात की जाए तो बी पैरेलल की डायरेक्शन में अगर उसके पास कोई मैग्नेटिक वेलोसिटी है तो उस केस में जो इसका मोशन होगा वो हेलिक्स होगा, कुछ इस तरह से मोशन करेगा विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा c इज इक्वल टू QB बाई M। और यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है उसका जो रेडियस होगा वो उसको हम अच्छा ये वाली हम जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा c इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो रेडियस है जिस रेडियस में ये मोशन कर रहा है उस रेडियस को हम RL बात करते हैं। और RL इज इक्विवेलेंट टू V परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ओमेगा c, या फिर इसको हम कह सकते हैं दैट इज M V परपेंडिकुलर, जो ओमेगा c की वैल्यू रख दी तो डिवाइड बाय मॉड ऑफ Q इंटू B। और ये जो रेडियस है इस रेडियस को हम कहते हैं लार्मर रेडियस। ठीक है, ये लार्मर रेडियस हो गया। इसमें दैट इज अ पार्टिकल, ये जो लार्मर रेडियस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है एंड साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरह से जो पार्टिकल है, अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पता चलता है कि जो पार्टिकल है अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगा। तो इस तरह से ही मूव करेगा कि वो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस जो इसके मोशन के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी तो ऑलवेज वो इस तरह से होगी जिस तरह से वो लेंजेस लॉ को फॉलो करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। मीन्स कि चार्ज पार्टिकल मोशन कुछ इस तरह से होगा कि वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। उसी तरह सेम जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लाज्मा के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड शील्ड आउट हो जाती है। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई जाए तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह से होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को शील्ड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों शील्ड आउट हो जाती है। ठीक है, और सेम इसी केस में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस पाथ में फॉलो करेगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा, वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर देगा और वो उसको मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अभी हमने ये बात कर ली कि होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसी के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो देयर एग्जिस्ट अ ई फील्ड। ठीक है, ई इज आल्सो देयर। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हम एक ह्यूरिस्टिक डेरिवेशन अगर यहाँ से करें तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे एक एडिशन आ जाएगा QV क्रॉस B प्लस E। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज QE एक और लगेगा। तो इस केस में हम डायरेक्टली ये इसको हम ऐसे समझ लें कि इसका एग्जिट डायरेक्शन ना करके हम ऐसा देख लें
कि हमें ये पता है कि ये जो इक्वेशन है q m dv/dt ये हमको सर्कुलर मोशन दे रहा है। तो हम मान लें कि सर्कुलर मोशन तो वहां पर है ही, हम सिर्फ क्या बात कर लें कि अगर हमारा जो गाइडिंग सेंटर है वो कहीं उसकी जो लोकेशन है, लोकस है, वो अगर हम सेकेंड इक्वेशन जो ई पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है उससे हम पता कर लेंगे कि किस तरह से ये वाला मोशन आ गया। तो इसी तरह से अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि क्या करें कि हम ये इक्वेशन ले लें, दैट इज q v क्रॉस b प्लस e, और इस टर्म को हम बोल दें कि सर्कुलर मोशन है तो इसलिए इसको हम निगलेक्ट करके इज इक्वल टू 0 बोल दें। तो यहाँ पे हमको दैट इज v क्रॉस b इज इक्वल टू e मिल जाएगा। अब हम b का अगर क्रॉस प्रोडक्ट फिर से करें बोथ साइड तो हमको इक्वेशन जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, e क्रॉस b इज इक्वल टू v क्रॉस b, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस b डॉट b। ओके, तो यहाँ पे हमें एक e क्रॉस b टर्म मिली है इज इक्वलेंट टू v इंटू बी स्क्वायर माइनस b इंटू v डॉट b। अभी हम बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, अगर पैरेलल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें पता है कि जो मोशन होगा वो सर्कुलर होगा। तो हम अगर वो तो हमने उसका एक्सप्रेशन पहले ही निगलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे v डॉट b जो है वो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वो वाला इफेक्ट हमने हटा दिया है। अब सिर्फ हम पैरेलल वाला अगर इफेक्ट देखना चाहेंगे कि पैरेलल डायरेक्शन में उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या ड्रिफ्ट हो रही है, उसका मोशन क्या है। तो अगर पैरेलल डायरेक्शन में है तो ये जो चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, हम यहाँ से v पैरेलल निकाल पाएंगे, दैट इज e क्रॉस b डिवाइड बाय b स्क्वायर। ओके, ये यहाँ से इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ पे इसको v पैरेलल की बजाय हम इसको v d बोल देते हैं, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये ड्रिफ्ट है दैट इज e क्रॉस b ड्रिफ्ट। तो हम यहाँ पे सारे पार्टिकल्स की ड्रिफ्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको पता चला कि अगर कोई पार्टिकल होमोजीनियस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो लार्मर रेडियस में जायरेशन तो करेगा, साथ ही साथ उसका जो गाइडिंग सेंटर है वो एक ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस करेगा। द ड्रिफ्ट इज गिवन बाय e क्रॉस b डिवाइड बाय b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक और खास बात यहाँ पे ये है कि जो ये ड्रिफ्ट है ये मास इंडिपेंडेंट भी है और चार्ज इंडिपेंडेंट भी है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोथ विल बी ड्रिफ्टेड इन अ सेम डायरेक्शन। ऐसा हम ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपली कि जो हमारा केस अगर ले लें, हम सिंपली एक केस ले लेते हैं कि ये अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कुछ ये डायरेक्शन बोल दें कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन है और बोर्ड के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डायरेक्शन इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो है इस तरह से जायरेट करेगा। तो ये जायरेट तो कर रहा है, इस तरह से करना चाहिए था, ये हमारा पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट में। ठीक है, ये मैंने छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास जो लार्मर रेडियस थी, जो RL जो डिपेंड कर रही थी, दैट इज मास पे डिपेंड कर रही थी। अगर मास ज्यादा है तो लार्मर रेडियस ज्यादा है, मास छोटा है तो लार्मर रेडियस कम है। तो आयन के लिए मास ज्यादा है तो लार्मर रेडियस बड़ी, इलेक्ट्रॉन के लिए छोटी। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, ये आयन की डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई। लेकिन इसी के साथ अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम ये जो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें तो ये जिसे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्ज एक्सलेट होगा, यहाँ पे एनर्जी गेन करेगा, मतलब v परपेंडिकुलर बढ़ेगा, v परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो RL कम हो जाएगा। जब RL कम हो जाएगा तो मीन्स ये कुछ इस तरह से मोशन करेगा, ये छोटा हो जाएगा, फिर बढ़ेगा तो RL बढ़ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ऑलवेज एक गाइडिंग सेंटर हमारा ड्रिफ्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि सिंपली इसमें डेरिवेशन से हमें पता भी चल रहा है E क्रॉस B, मतलब E क्रॉस B, तो ये डायगोनल डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो सिंपली यहाँ पे भी ये इस डायरेक्शन में ये बढ़ेगा, यहाँ पर सॉरी
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर चार्ज पार्टिकल ई की रिवर्स डायरेक्शन में तो एक्सलेट होगा, ओके, तो यहाँ बढ़ेगा इस तरह से, यहाँ पे ये रिटार्डेशन फील करेगा तो फिर से v परपेंडिकुलर घटेगा और इस तरह से ये मोशन होगा। तो दोनों ही सेम कंडीशन में, दोनों ही ई क्रॉस बी सेम डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से हमने ई क्रॉस बी ड्रिफ्ट समझ ली। अच्छा, अभी हम ये बात कर सकते हैं कि जो ई था उसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेट कर सकते हैं। जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू क्यू ई है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इस फोर्स से इसको रिप्लेस करें तो हम जो ड्रिफ्ट है वो जर्नलाइज ड्रिफ्ट हो जाएगी। अवर ड्रिफ्ट इज इन जनरलाइज मोड, तो जो वी डी है पर जनरलाइज फोर्स दैट इज 1/q F क्रॉस बी डिवाइड बाय मोड ऑफ बी स्क्वायर। तो किसी भी जनरलाइज फोर्स जो कि होमोजीनियस फोर्स है या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, उस कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम एक ड्रिफ्ट, चार्ज पार्टिकल पे एक ड्रिफ्ट होगी, उस ड्रिफ्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेट इज F क्रॉस बी डिवाइड बाय बी स्क्वायर। यहाँ पर ग्रेविटी है तो हम mg ग्रेविटी के कारण जो फोर्स आएगा वो हम कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप का किसी भी टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स है उससे हम इस तरह की ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं, एनी काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। और इस हम रिलेशन का बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे फर्दर दूसरी ड्रिफ्ट निकालने के लिए भी। तो इस तरह की ये हमारी पिक्चर आ गई है कि जिसमें हमने एक जनरलाइज फोर्स के कारण जो ड्रिफ्ट है वो निकाल लिया है। अभी नेक्स्ट हम बात करें कि अभी तक तो हमने देखा है कि हमारी जो फील्ड थी वो होमोजीनियस थी। अगर हमारी फील्ड इनहोमोजीनियस है तो क्या होगा? ये एक और इम्पोर्टेंट ड्रिफ्ट है। अच्छा, ये सारा पार्ट जो है आपका, ये 4th यूनिट का पार्ट है, जो पार्टिकल ड्रिफ्ट है वो 4th यूनिट है। इसमें आपका फर्स्ट यूनिट मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, जिसमें एक पिंच इफेक्ट बचा हुआ है और आपका लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स प्लाज्मा वेव बची हुई है। तो ये वाला पार्ट मैं 3rd लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। ऑलमोस्ट आपके फर्स्ट यूनिट 80% कवर हो चुकी है और ये 2nd यूनिट का पार्ट है जो ड्रिफ्ट का, वो ड्रिफ्ट बढ़ा रहा हूँ। इसके साथ में 2nd यूनिट में एक MSD है, तो जब MSD पढ़ाएंगे तब पिंच उसके साथ में रिलेट करके पिंच इफेक्ट और इंस्टेबिलिटी इन पिंच इफेक्ट वो देख लेंगे हम। प्लाज्मा कन्फाइनमेंट के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी, और MSD के बारे में थोड़ी बात करने के बाद में आपका बस एक टॉपिक बचेगा, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ प्लाज्मा, जिसमें हम प्रोब्स की बात करेंगे। जो ये वही प्रोब है जो टॉम वन लैंगमर ने सजेस्ट किया था, जिस डेंसिटी और टेम्परेचर निकालने के लिए उन्होंने एक मेथड यूज की थी, जिसको उन्होंने नाम फर्दर नाम के नाम पे हमने लैंगमर प्रोब कहा है। तो उस तरह से हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं। तो अगर इनहोमोजेनियस फील्ड है तो इनहोमोजेनियस फील्ड में हमारे पास कौन सी ड्रिफ्ट मिल सकती है? तो पहले हम बात कर लें इनहोमोजेनियस बी फील्ड, ठीक है। तो अगर बी फील्ड है मतलब इनहोमोजेनियस है तो वहाँ पे ग्रेडियंट होगा। हमने टाइम वेरिएशन नहीं देखा, हम स्पेस वेरिएशन की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो अगर इनहोमोजेनिटी इन स्पेस है तो वो दो तरह से हो सकती है, या तो इनहोमोजेनिटी है वो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल डायरेक्शन में हो सकती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो सकती है। अभी पहला केस देख रहे हैं हम, केस फर्स्ट, ठीक है। तो उसमें हम बोल रहे हैं ग्रेड बी शुड बी परपेंडिकुलर टू बी फील्ड, ठीक है। और इसको एक सिंपल केस पहले हम मान के एक डेरिवेशन निकालेंगे, बाद में इसको जनरलाइज कर लेंगे जैसे हम पहले करते आने हैं। तो मीन्स इस तरह से अगर हम ये बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है, तो यहाँ पे अगर फील्ड लाइन जो है वो काफी डेंस है और जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं वो रेयर होती जा रही है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये ग्रेडियंट जो है वो ग्रेड बी वो इस डायरेक्शन में है और बी की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ले लें, ये y बोल दें, इधर x बोल दें, इधर z बोल दें, ठीक है। तो ये हमारी z जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, दैट इज द b, और ग्रेडियंट जो है वो हमारा y डायरेक्शन हो जाएगा, y के डायरेक्शन में। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को टेलर एक्सपांशन में इस तरह से हम लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू b नॉट प्लस r डॉट ग्रेड इंटू b प्लस फर्दर टर्म्स। और हम डायरेक्शन स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख देंगे b नॉट, ठीक है, प्लस
वाई, अच्छा ये बी नॉट है, ये जेड कैप है, ओके, इंटू वाई डेल बी, ये भी जेड है तो इसको बी जेड अपॉन डेल वाई बोल दें, ठीक है, प्लस फर्दर टर्म। अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इसको सिंपल केस में हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारा जो ग्रेडियंट की लेंथ स्केल है वो आरएल से काफी ज्यादा बड़ी हो। अगर हमारी ग्रेडियंट लेंथ स्केल आरएल से बहुत छोटी हो जाएगी तो इसमें हम इस कंडीशन में इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लिया है, ये अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा आर एल इज वेरी 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 लेस देन सिस्टम लेंथ या फिर ग्रेडियंट लेंथ। जो ग्रेडियंट लेंथ से मीन्स जो डेल बी की लेंथ स्केल है, जिस लेंथ स्केल मतलब जितना ग्रेडियंट इसका फैला हुआ है, जिस लेंथ स्केल पे ये डोमिनेंट हो रहा है वो आर एल से काफी बड़ा है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, अब हम इसको डायरेक्टली अगर देखने की कोशिश करें सिंपली, जैसे हमने पहले इसकी ट्रेजेक्टरी देखने की कोशिश की थी उसी तरह से, तो सिंपली यहाँ पे भी देखभाल की जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो आर एल कम होगा। जैसे जैसे ये इधर नीचे आता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बी इंक्रीज होगा तो आर एल कम होता जाएगा। तो इसी तरह से हमको एक ड्रिफ्ट यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से मोशन हो जाएगा कि अगर पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है अलॉन्ग द, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन मतलब कि इस डायरेक्शन में तो वो इसका इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये सर्कुलर मोशन इस तरह से अगर कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ ऊपर की साइड में बी ज्यादा है तो आर एल कम होगा, तो मतलब ये इस तरह से आर एल कम होता जाएगा। फिर नीचे जैसे ही आएगा बी बढ़ जाएगा तो ये तो इस तरह से इसकी एक ट्रेजेक्टरी होगी। और यहाँ पे एक हमको एक ड्रिफ्ट मिल जाएगी, सिंपली गाइडिंग सेंटर फिर से एक ड्रिफ्ट होगा, जो ड्रिफ्ट होगा वो इस डायरेक्शन में मीन्स ये बी और ग्रेड बी दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा एस्टिमेटेड, हमने सिर्फ एक ह्यूरिस्टिक थिंकिंग किया है, डेरिवेशन भी नहीं किया है, और थिंक करके ही हमने पता किया कि हाँ अगर हिन होमोजेनिटी इन बी स्पेस है तो हमको एक ड्रिफ्ट मिल जाएगी जो ग्रेड बी और बी दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। अच्छा, इसका हम एक थोड़ा सा डेरिवेशन निकालने की कोशिश करें तो हमने ये मान लिया है कि जो सिस्टम लेंथ है वो आर एल इज वेरी वेरी जो है काफी छोटा है ग्रेडियंट लेंथ के। तो हम यहाँ पे एक गायरेशन पीरियड में अगर एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये तो पता है हमें कि इस जो है पूरे गायरेशन में तो वो सर्कुलर मोशन कर ही रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है, डेट वही फोर्स है उसको ड्रिफ्ट कर रहा है, क्योंकि एक गायरेशन के बाद ही वो एक अपनी लोकेशन ड्रिफ्ट करेगा, ठीक है। ये म्यूट कर लीजिए आप, जो अनम्यूट हुए हैं। तो ये अपने रेडिएशन से ड्रिफ्ट करेगा। तो यहाँ से हम जो है एवरेज फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन में देखें तो एक्स डायरेक्शन जो है ऑफ कोर्स हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो होगा एवरेज जो फोर्स होगा, जो अप जाने में और डाउन जाने में जो टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है, तो यहाँ पे जो एवरेज फोर्स होगा वो तो जीरो हो जाएगा। अभी जो बात है वो सिंपली वाई डायरेक्शन में कि वाई डायरेक्शन में कितना एवरेज फोर्स है उसकी अगर हम कैलकुलेट करें तो एफ ऑफ वाई, ये सिंपली हम बता सकते हैं कि एफ ऑफ वाई है वो क्या हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी। हमारा वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में डेट इज वी एक्स, और क्रॉस बी बी जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो फोर्स है ओके, यहाँ पे एक चार्ज स्पेसिफिक आ रहा है रीजन, तो ये माइनस साइन, इसका एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेट इज क्यू वी एक्स डेट इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन कर रहा है वी एक्स डायरेक्शन में जो भी है वो ओमेगा टी के साथ में एक उसका फंक्शन आ रहा है, उसकी लोकेशन जो है वो ओमेगा टी पे डिपेंड कर रही है। साथ ही साथ जो बी है हम इस फॉर्म से यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये बी जीरो हो जाएगा प्लस माइनस आर एल। अच्छा, ये जो y था तो y जो है, ये y जो है लेंथ स्केल आर एल की लेंथ स्केल है, क्योंकि आर एल में ही डिपेंड कर रहा है। तो जो आर एल है वो यहाँ पे ऑफकोर्स ओमेगा टी का फंक्शन है, ठीक है, इनटू डेल बी अपॉन डेल वाई। इस तरह से हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं फॉर वाई डायरेक्शन फोर्स। एक्स डायरेक्शन में फोर्स तो हमारा ऑफकोर्स एवरेज फोर्स जीरो है, फोर्स तो यहाँ पर है लेकिन एवरेज फोर्स जीरो हो गया। अच्छा, इसका हम एवरेज ले लें, टाइम एवरेज कर दें जो, या एक गायरेशन पीरियड में इसका एवरेज कर दें, तो हमें जो हमारा एक्सप्रेशन है
वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, एफ ऑफ एवरेज वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, दैट इज माइनस प्लस क्यू वी परपेंडिकुलर आर एल इंटू जो एक उसका एवरेज कर रहे हैं पूरे डायरेक्शन में, तो cos स्क्वायर ओमेगा टी बन रहा है, तो उसका 1/2 फैक्टर आ जाएगा, दैट इज डिवाइड बाय डेल वी अपॉन डेल वाई। अच्छा, अब ये सिंपली हमने जो पिछली वाली ड्रिफ्ट देखी थी उसमें हमने कहा था कि कोई भी फोर्स है तो जनरलाइज फोर्स के कारण एक इलेक्ट्रिक उसमें एक ड्रिफ्ट हो सकता है, तो उसी तरह से हमने उस ड्रिफ्ट को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो वी जी जो हमारी ड्रिफ्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 1/q एफ क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉड बी स्क्वायर। हमने ये तो ले ही चले थे, तो ये बी एफ की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू हम डायरेक्ट रख देंगे और माइनस साइन को इंक्लूड कर देंगे, तो हमारा जो है वो ग्रेडियंट के कारण जो है वो ड्रिफ्ट मिल जाएगी, वो ग्रेडियंट की ड्रिफ्ट हो जाएगी प्लस माइनस 1/2 वी एल आर एल बी क्रॉस ग्रेड बी डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपली हमें यह पता चल गया, देख लीजिए हमने पहले ही जो बात की थी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला है हमें कि B क्रॉस ग्रेड B जो ड्रिफ्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेडियंट इन मैग्नेटिक फील्ड दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हमें वही रिजल्ट मिला है। अच्छा, प्लस माइनस साइन जो है वो चार्ज स्पेसिफिक है, चार्ज पे डिपेंड करता है, तो जो पॉजिटिव के लिए जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। इसके अलावा भी कुछ ड्रिफ्ट और होती है, जैसे कर्वेचर ड्रिफ्ट है, पोलराइजेशन ड्रिफ्ट है, नॉन होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ड्रिफ्ट है, फिर टाइम वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट आ सकती है, टाइम वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पे सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये काफी ज्यादा हो जाएगा और आपके आउट ऑफ सिलेबस वाली बात होगी और इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं इस चीज को छोड़ता हूँ। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, हालांकि डीएवी के सिलेबस में इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है, जीवाजी यूनिवर्सिटी में इसको इंक्लूड किया हुआ है, जिसको हम बात बोलते हैं मैग्नेटिक मिरर, जो कि प्लाज्मा कन्फाइनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस केस में हमारा जो है या केस 2 आ जाएगा। ओके, टाइम भी हो गया है, तो डेट इज द केस 2 जिसमें हमारा ग्रेडियंट इन मैग्नेटिक फील्ड जो है डेट इज द पैरेलल ऑफ बी, ये सेकेंड केस है और इस प्रॉब्लम को हम मैग्नेटिक मिरर भी कहते हैं। ये मैग्नेटिक मिरर फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिससे हमने प्लाज्मा को कन्फाइनमेंट करने की कोशिश की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं इसको पढ़ाऊं। और अभी हमारे पास टाइम शायद नहीं है, टाइम बाउंडेशन, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, जो मैग्नेटिक मिरर है वो, देन एमएसडी इक्वेशंस की बात करेंगे, तो वो सिंपली बेसिक एमएसडी की बात करेंगे क्योंकि सिलेबस में बहुत एडवांस नहीं है। बेसिक एमएसडी इक्वेशंस की बात करेंगे, उस एमएसडी इक्वेशन के बाद में हम वहाँ से हम ये बात कर लेंगे जो पिंच इफेक्ट और ये कन्फाइनमेंट के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। वो होने के बाद में आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, जिसमें हमारा सिर्फ वेव्स छूटेगा, तो थोड़ा सा हम फ्लूइड पिक्चर बात करेंगे और उसमें हम थोड़ी इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव और आयन एकॉस्टिक वेव के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे, और उसके बाद एक प्रोब के बारे में बात हो सकती है, तो लैंगमर प्रोब में, और इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू श्री प्रदीप बैरागी जी फॉर ए नाइस टॉक, और आई होप कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे प्रकार से प्लाज्मा समझ में आया होगा, न केवल डीएवी यूनिवर्सिटी के बल्कि इस यूनिवर्सिटी के बाहर के भी विद्यार्थी इस चीज को समझ पाए होंगे कि प्लाज्मा एग्जैक्टली है क्या और प्लाज्मा को किस प्रकार से जो है वो हम लोग तैयार कर पाने की स्थिति में रहते हैं। दूसरा एक इंफॉर्मेशन है सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स श्री आदेश जैन जी का जो लेक्चर हुआ था उसके संदर्भ में आज 3 बजे आप लोगों की टेस्ट आयोजित है, तो आपको जो है वो लिंक भेज दी जाएंगी और 3 बजे के हिसाब से आप लोग अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें। ऑल दी पार्टिसिपेंट्स आर इन्फॉर्म्ड that the test will be there on 3 p.m. Digital Electronics
by Adit Jain. So I think it's over. So Kapil, close करें सेशन अभी का. Thank you very much, sir, for giving a very nice lecture. Thank you, thank you. Thank you all participants patiently hear the all lecture. Ashutosh sir, please end up the meeting.